नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात से जुड़ी आसमान से बरस रही आफत से सबसे ज्यादा तबाही एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां के कई जिलों में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। सड़कें टूट गई, कई जगह उफनती नदी में पुल बह गए। हिमाचल के अलावा दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां मनाली से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बाढ़ से हुई बर्बादी का भयंकर मंजर दिखा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि वहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और पुल तिनकों की तरह बह गए। इतना ही नहीं, मनाली के एक इलाके में नेशनल हाईवे बीच से ही गायब हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई प्रलय आई हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बहने वाली एक नदी में उफान आने से पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की विकराल लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क, मकान, पुल सब बर्बाद दिखे। नदी में आए उफान ने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया, जबकि भारी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में पहाड़ भी दरक गए, जिसकी वजह से लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई। और भारी बारिश ने मनाली नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी हाहाकार मचा दिया। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ खिसकने और सड़कों के टूटने से हुई। नेशनल हाईवे भी इस आफत से नहीं बच सका। और बारिश की वजह से कई जगहों पर शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किसी झरने की तरह बन गया। वहां सड़क के नीचे की मिट्टी भारी बारिश में बह गई तो पहाड़ से नीचे आ रहा पानी हाईवे पर तेजी से बहने लगा। इसके अलावा कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए, जिनमें बारिश का पानी भर गया। इससे वहां गाड़ियों को चलाना बेहद खतरनाक हो गया। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आसमानी आफत ने पहाड़ खिसकने की घटनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, दूसरे तरफ का रास्ता बंद है। पहाड़ खिसकने की वजह से सोलन में 2 दिन पहले भी भयंकर हादसे हुए। कई गाड़ियां बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों के नीचे दब गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिस वजह से कई मकान बह गए। फिलहाल क्रेन और मशीन की मदद से पत्थरों को हटाया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कई मकान तबाह हो गए और कई मकानों में दरार पड़ गई। यहाँ आप देख सकते हैं बादल फटने से कितना बड़ा पत्थर सड़क पे आ गया है। 2-3 मकान बह गए हैं। बाद में प्रशासन ने सड़क पर गिरे पत्थरों को क्रेन और मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से हटाया और आसपास के मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के जन्नत कहे जाने वाले कुल्लू में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जो किसी की भी चीख निकाल दे। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल के कई हिस्सों में कोहराम मचा दिया। और वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। कुल्लू जिले से सामने आए एक वीडियो में बाढ़ के बाद बर्बादी का खतरनाक मंजर दिखा। वहां नदी की तेज बहाव की वजह से सड़क का एक हिस्सा पानी में समा गया, जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पर ही फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी में बहता पानी बार बार किनारे पर टक्कर मार रहा था, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा। पानी के जोरदार थपेड़ों ने किनारे पर बनी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से सड़क का कुछ हिस्सा गायब हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में हुई आफत की बारिश ने मंडी में भी तबाही का तांडव किया और शहर में उथल पुथल मचा कर रख दी। वहां ब्यास नदी में आई बाढ़ ने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि कई मकान उसकी जद में आ गए और नदी में समा गए। पानी कम होते ही वहां हर तरफ तहस नहस हो चुके कई मकान दिखे। इतना ही नहीं, मकानों में रखा सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया। हालांकि जिनके घर पानी के थपेड़ों से बच गए वो भी रहने लायक नहीं रहे। मंडी में ब्यास नदी में आई बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। एक नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि एक आदमी फंसा नजर आया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की एक टुकड़ी वहां पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धारा को पार करता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जान पर खेलकर एनडीआरएफ जवान ने लहरों को पार किया और दूसरे छोर पर पहुंच गया। मदद के लिए पहुंचे एनडीआरएफ जवान को देखकर बाढ़ में फंसे शख्स की हिम्मत बढ़ गई। बाद में उसी रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे आदमी को एनडीआरएफ जवानों ने बचा लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौजूद चंद्रताल में पिछले 2 दिनों से फंसे करीब 300 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसकी वजह से चंद्रताल की ओर जाने वाले रास्ते बंद हो गए और वहां घूमने गए करीब 300 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस और आईटीबीपी की टीमें कुंजुम दर्रे से लेकर चंद्रताल तक जाने वाली सड़क पर मौजूद बर्फ को हटाने में जुट गई और 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 किलोमीटर की दूरी तक रास्ते से बर्फ हटा दी गई। 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ है, जिस वजह से हमें बहुत
मुश्किल आ रही है। बचाव अभियान में जुटी टीम के मुताबिक वहां तापमान में भारी गिरावट आ जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इनमें 31 लोगों की मौत तो पिछले 3 दिनों में हो गई। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल के ज्यादातर जिलों में कोहराम मचा दिया। क्योंकि भारी बारिश से एक तरफ जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं, तो दूसरी तरफ कई इलाके बाढ़ में डूब गए। इसके साथ ही राज्य की कई नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। कई गांव बाढ़ में डूब गए तो शहरों में बारिश का पानी सड़कों और पुलों के लिए काल बन गया। जहां तहां सड़कें या तो धंस गईं या पूरी तरह टूट गईं। कई पुल भी सैलाब के आगे नहीं टिक पाए। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश से बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों का गिरना भी जारी है। इस आफत से हिमाचल में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर जोरदार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदी का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा और यमुना नदी के आसपास कई इलाके तो पानी में डूब गए। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो 1978 में रिकॉर्ड किए गए 207.49 मीटर से ज्यादा है। मतलब ये कि इस साल यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहाँ पर आप मीटर देख रहे हैं, दरअसल वो जो है अब अपने उच्चतम स्तर पर है। 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। यमुना नदी के आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीमें भी यमुना नदी के किनारे तैनात कर दी गईं। और दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद निचले इलाकों में हाहाकार मचा दिया। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 1200 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए और वहां रह रहे लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। यमुना बाजार इलाके में नदी का पानी इतना भर गया कि वहां के मकान आधे से ज्यादा डूब गए। गलियों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। करीब 1200 घर यहाँ पर हैं और उसमें हजारों लोग रहते हैं। यहाँ यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। कुछ लोग छाती के ऊपर तक भरे पानी में घर का सामान निकालते दिखे। हालांकि उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी आ जाएगी, लेकिन काफी पानी आने लग गया है। और हमने जो सामान रखा था वो धीरे धीरे जो है सारा गीला हो ही चुका है। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए इन इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए थे। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में भयानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से यमुना किनारे के इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। क्योंकि यमुना किनारे के ज्यादातर इलाकों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी। दिल्ली के गीता कॉलोनी, पुराने लोहे के पुल, वजीराबाद रोड और सिग्नेचर ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई और पुलिस के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात कर दिए गए, ताकि वहां पर लोगों की भीड़ जमा न हो। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में सड़कों पर यमुना का पानी पहुंच गया। यमुना का पानी है वो रिंग रोड से लगी हुई सड़क पर आ गया है। देखिए यहाँ पर कितना पानी भर गया है। आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निचले इलाकों से लोगों को निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस बीच दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से पुराने लोहे वाले पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक रोज पहले ही पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया था। खतरे को देखते हुए वहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे यमुना का पानी अपने साथ लोहे से बने पुल को भी बहा ले जाएगा। जिसके बाद एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम को पुल के पास तैनात कर दिया गया। लोहे के पुल के पास आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान यहाँ तैनात आपको नजर आएंगे। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए 6 टीमें तैनात कर दी गईं, क्योंकि खतरा टला नहीं है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी आशंका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जताई। यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। उधर बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया, क्योंकि यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया। नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ता गया। इसीलिए नदी के किनारे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना में आए उफान से नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। हालांकि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया, ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच यमुना में बाढ़ आने पर अरविंद केजरीवाल केंद्र पर बरस पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि हिमाचल और हरियाणा से पानी छोड़ा गया। इस मामले पर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने यमुना के जलस्तर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का जिक्र किया।
और तर्क दिया कि यमुना ने रौद्र रूप इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल और हरियाणा का पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ दिया गया। उन्होंने अमित शाह से मांग की कि यमुना में पानी छोड़ने की स्पीड कम की जाए। श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के तर्कों को सियासत माना। संकट के समय में भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बयानबाजी के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में आई बाढ़ पर इमरजेंसी बैठक भी की। इस बीच उत्तराखंड में पौड़ी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बीच बादल फटने से भारी तबाही हुई, क्योंकि जैसे ही बादल फटा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। सामने आए वीडियो में पहाड़ का मलबा तेजी से नीचे गिरता नजर आया। मलबे के साथ कई पेड़ भी उखड़कर नीचे आते दिखाई दिए। बादल फटने की वजह से नीचे आए मलबे से वहां की सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं इस मलबे में कुछ मकान भी दब गए, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और वहां बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह पहाड़ से मलबा आने का खतरा है। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी कि बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 स्टेट हाईवे और 10 लिंक रोड पर मलबा आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने वहां अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब यह कि तबाही की मार झेल रहे उत्तराखंड को अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब वहां अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी, और वो भी तब जबकि वहां पहले से ही कई इलाकों में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में पहली बार बारिश की वजह से करीब 450 सड़कें बंद करने की नौबत आ गई, जिनमें 33 स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। उधर उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ खिसकने का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरता दिखा, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहाड़ खिसकने से मलबा हाईवे पर गिरने लगा। वहां से आई एक तस्वीर में पहाड़ से मलबे की बरसात होती दिखी। पहले जमीन खिसकने से पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दिया, फिर अचानक पूरा पहाड़ ही हाईवे पर पसर गया। इस दौरान वहां धुएं का गुबार छा गया, जिससे हड़कंप मच गया। चमोली में कुदरत का यह कहर पाताल गंगा में बरपा, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद यह हाईवे बंद हो गया। गनीमत इस बात की रही कि उस समय हाईवे से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पार करने के लिए लोगों का जान का जोखिम उठाना पड़ा। वहां भी भारी बारिश की वजह से हालात काफी डरावने हो गए, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई मोटरसाइकिल सवार अपनी जान पर खेलकर गंगोत्री हाईवे पार करते दिखे। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह मौसमी झरने फूट पड़े और उनका पानी तेज रफ्तार से उस हाईवे पर बहता दिखा। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से वो रास्ता जगह जगह से टूटा दिखाई दिया। इन हालात में वहां से गुजरने का मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि पानी की वजह से उस रास्ते पर फिसलन काफी बढ़ गई, जिसकी वजह से एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। इसके बावजूद वहां फंसे कई लोग जोखिम भरा सफर करने को मजबूर दिखे। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बाढ़ के पानी ने उत्पात मचा दिया, क्योंकि वहां की सोनाली नदी में आई बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि उस उफनती नदी के पानी ने आसपास के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया, जिससे वहां के गली कूचों में नदी बहने लगी। लोगों के घर द्वार, खेत खलिहान और मंदिर गिरजे सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। सोनाली रिवर का पानी लक्सर क्षेत्र में घुसा है। कई घरों का निचला हिस्सा पानी में डूब गया और उनमें रखा सामान तहस नहस हो गया। हर तरफ मौत का खतरा मंडराने लगा, इसलिए लोग सामान की चिंता छोड़ अपनों का हाथ थामे सुरक्षित आशियाने की तलाश में निकल पड़े। रात भर जागे हैं, सामान बचाया है, जितना बचा फिर अपने जा रहे हैं अभी स्टेशन छोड़ के। कई जगह तो हालात इतने खराब हो गए कि कहीं टखने तक तो कहीं घुटने और कहीं कहीं तो कमर तक पानी भर गया। वहां से एक तस्वीर तो ऐसी भी आई जहां लोग गले तक भरे पानी से होकर गुजरते दिखाई दिए। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गुरुद्वारा पांवटा साहिब की सीढ़ियों तक रौद्र रूप ले चुकी यमुना नदी का पानी पहुंच गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी की खतरनाक लहरें गुरुद्वारे की ऊपरी सीढ़ियों तक पहुंचती दिखी और पानी की लहरें नदी के किनारों को तोड़ने को बेताब नजर आईं।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। अगर आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा होती है तो पांवटा साहिब ही नहीं, हथनी कुंडी नहीं, दिल्ली में भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पांवटा साहिब गुरुद्वारा हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के उस हिस्से में है जहां से यमुना नदी गुजरती है, लेकिन वहां भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। हालात ऐसे हो गए कि अगर और ज्यादा बारिश हुई तो नदी का पानी गुरुद्वारे के अंदर तक पहुंच सकता है। इस बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौली और काली नदियों के रौद्र रूप ने लोगों को खौफ से भर दिया। राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई, जिन्होंने देखते ही देखते ऐसा रूप ले लिया कि लोगों की जान हलक में आ गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें धौली और काली नदियों की लहरें ऊपर की तरफ उठती नजर आई। उन लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो पानी गर्म होने की वजह से उबाल मार रहा हो। नदी से उठती लहरों से वहां धुंध छा गई। भारी बारिश के लगातार होने पर बांध के पानी को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से धौली और काली नदियों का जलस्तर बढ़ गया। आसमान से लगातार बरस रही तबाही के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश के कहर की वजह से एक घर एक नदी में समा गया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से वो नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से उसके किनारे बना वो घर उस नदी में गिर गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो घर चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उस नदी में समा गया। इतना बड़ा मकान उस नदी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहता चला गया और वहां मौजूद लोग देखते रह गए। वीडियो में दिखा कि लगातार बारिश के बाद उस नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके किनारे पर बने मकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। ऐसे में एक दिन पहले हुई बारिश से वहां के हालात और बिगड़ गए और वो मकान अचानक नदी में गिर गया। जिसने भी उस मकान को नदी में गिरते देखा वो सहम गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस मकान में कोई मौजूद नहीं था। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से एक गाड़ी एक नदी में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। बताया गया कि इस हादसे में एक आदमी को बचा लिया गया, जबकि एक की मौत हो गई और 2 लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक आदमी को रस्सी से खींचकर उस नदी से बाहर निकाला गया और एक आदमी का शव बरामद किया गया, जिसके बाद दमकल कर्मी बाकी लोगों की तलाश में जुट गए। बताया गया कि वो लोग वहां घूमने आए थे और वापस जाते हुए सड़क पर कीचड़ होने की वजह से उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो गाड़ी उस नदी में जा गिरी। जैसे ही वो गाड़ी उस नदी में गिरी, एक आदमी उछलकर बाहर आ गया और उसने तैरकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी और वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें रस्सी के सहारे एक आदमी को बाहर निकाल लिया गया। इधर हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना शहर में मौजूद घग्गर नदी ने खतरनाक रूप ले लिया। उस नदी के 2 किनारे टूट गए और उसका पानी आसपास के कई गांवों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां के टोहाना शहर के खेत पानी में डूब गए और फसल बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से उस नदी के 2 किनारे टूट गए, जिसकी वजह से सिर्फ आसपास के गांव ही नहीं बल्कि पंजाब के कई इलाकों में भी पानी भर गया, क्योंकि फतेहाबाद जिले का टोहाना शहर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बसा हुआ है। हालात बिगड़ते देख वहां के विधायक और अधिकारियों की टीम निरीक्षण करने पहुंची और अधिकारियों को हालात संभालने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। उधर पंजाब के पटियाला में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां लगातार कई घंटों तक बारिश हुई, जिससे ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और बारिश की वजह से पटियाला की सभी सड़कों पर पानी नदी की तरह बहने लगा। बारिश रुकने के बाद भी लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चारों तरफ पानी भरने से कई गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। बड़े बड़े ट्रकों के पहिए भी पानी में डूब गए। ट्रैक्टरों का भी यही हाल हुआ, जिसके बाद वहां एनडीआरएफ के साथ सेना के जवानों को भी रेस्क्यू के लिए उतारा गया। सेना के जवानों ने पानी में फंसी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। पटियाला का इस वक्त बुरा हाल है, पानी कम हो रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिली। पटियाला के निचले इलाकों के हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ गए। वहां 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद सेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। जवानों ने कई घरों तक खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में महज आधे घंटे इतनी जोरदार बारिश हुई कि वहां चारों तरफ पानी भर गया। महिला थाने के अंदर बारिश का पानी भर जाने से पुलिसकर्मियों और फरियादियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ और बारिश का कहर कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में भी दिखा, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से वहां भी पानी ने कब्जा जमा लिया। बारिश के बाद हरदोई के एसडीएम आवास में तो करीब 1 फीट पानी जमा हो गया। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर और बाहर बारिश का मटमैला पानी भरा दिखा। जो हमारे ड्रेन है, जो नालियां हैं, इनको एक बार फिर से पुनः युद्ध स्तर पर साफ सफाई कराया जाए। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें तालाब की तरह दिखाई दी। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला और वहां बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे उसके कटरी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई और उसका पानी कटरी के रिहायशी इलाके में घुसने की कगार तक पहुंच गया। इसीलिए मथुरा जिला प्रशासन ने यमुना नदी के किनारे के सभी पुलिस थानों की चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। कई दिनों से पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा। इसी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा और उसके कटरी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। सभी नदी के किनारे के जो थाने हैं
उनको सूचित कर दिया गया। जिसके बाद प्रशासन कटरी इलाके में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी में जुट गया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश के बाद लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि बारिश की वजह से वहां के नदी और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिन्हें पार करने के लिए स्कूल के बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ी। क्योंकि भारी बारिश की वजह से नालों का जलस्तर बढ़ गया और उनमें बहते पानी की रफ्तार भी तेज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पार करने के लिए स्कूल के बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। क्योंकि बैतूल से जो एक वीडियो सामने आया उसमें बच्चे नाले पर बने पिलर को सीढ़ी और तख्ते के सहारे पार करते दिखे। इस दौरान बच्चों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि जरा सी भी चूक हो जाती तो वो पानी में गिर सकते थे। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में जबरदस्त बारिश के बाद क्षिप्रा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे उसके किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए और रामघाट पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां पूजा करने पहुंचे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी और उन्हें रामघाट के मंदिरों के बाढ़ के पानी में डूबे होने की वजह से पूजा किए बिना ही लौटना पड़ा। वहां से सामने आए एक वीडियो में क्षिप्रा नदी की बाढ़ के पानी में घाट पर बने कई मंदिर डूबे दिखाई दिए। क्षिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसमें कुछ मंदिर आधे डूबे दिखे तो कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। इस बीच कुछ मंदिरों के बगल से सैलाब बहता नजर आया, जिसके बाद उज्जैन प्रशासन की तरफ से वहां बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया, ताकि लोगों को नदी से दूर रखा जा सके। उज्जैन और आसपास के जिलों में भारी बारिश के बाद क्षिप्रा नदी उफान पर है, जिसके बाद वहां कई निचले इलाके डूब गए। वहीं गुजरात के खेड़ा में एक नदी के ऊपर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया, क्योंकि बारिश की वजह से उस नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी तेज बहाव को पुल का वो हिस्सा झेल नहीं सका और गिर गया, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुल का एक हिस्सा अचानक गिरता दिखा। उफनती नदी और उसके तेज बहाव के सामने वो बड़ा सा पुल एकदम कमजोर दिखा, क्योंकि उसका एक हिस्सा नदी की लहरों का तेज वेग सह नहीं सका और छिटक कर उससे दूर जा गिरा और नदी का पानी उसे निगल गया। जिन लोगों ने भी ये मंजर देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पुल का वो हिस्सा लोहे का था जो काफी बड़ा भी था, लेकिन उसके गिरते ही उस नदी में एक उछाल तो जरूर आया, लेकिन चंद पल में ही वो नदी की गहराई में ऐसे समा गया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक टैंक तबाह होता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के टैंक को अपने हमले में तबाह कर दिया, और जो वीडियो सामने आया उसमें रूस का वो टैंक एक पुल से गुजरता दिखाई दिया, लेकिन इसी दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन से उस पर हमला कर दिया। यूक्रेन के हमले से खौफ खाकर रूस के सैनिकों ने अपने टैंक को पीछे की तरफ मोड़ लिया और वहां से भागने लगे। इस दौरान जल्दबाजी में रूस का वो टैंक रास्ते के किनारे पर मौजूद एक खंबे से टकराकर रुक गया, जिसके बाद टैंक को चलाने वाले रूसी सैनिक बाहर निकल गए और जान बचाने के लिए भागते नजर आए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये वीडियो खरसोन इलाके का है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सदस्यता के मुद्दे पर नेटो देशों में फूट पड़ गई। खबर है कि इस सैन्य संगठन में शामिल कई देश यूक्रेन को नया सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि यूरोप के देश लिथुआनिया से उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। लिथुआनिया में नेटो देशों की अहम बैठक हो रही है, लेकिन ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि इस बैठक ने भी जेलेंस्की के नेटो में शामिल होने के सपने को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि खबर है कि इस मुद्दे पर कई देशों में मतभेद है और इसलिए इस बार भी उन्हें शर्तें पूरी होने पर सदस्यता मिलने का भरोसा दिया गया। हालांकि जेलेंस्की को भरोसा था कि जंग से तबाह हो चुके यूक्रेन को सीधे नेटो में शामिल कर लिया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ट्वीट कर नेटो पर अपना गुस्सा उतारा। जेलेंस्की ने ट्वीट में लिखा कि यूक्रेन को इस सैन्य संगठन में शामिल करने की कोई तैयारी ही नहीं है, लेकिन जेलेंस्की की इस मांग से पुतिन बुरी तरह चिढ़ गए। यही वजह है कि लिथुआनिया में चल रही नेटो की बैठक के दौरान पुतिन की सेना ने दोबारा कीव को दहला दिया। एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस के ड्रोन कीव में तबाही मचाने के इरादे से घुसे थे, और अब 24 घंटे के अंदर ही पुतिन ने दोबारा कीव को धमाकों से हिलाकर रख दिया। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन ने इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन की पूरी खेप कीव में भेजी और आशंका जताई गई कि इन हमलों की वजह से कीव की कई इमारतें तबाह हो गईं। वहीं कीव में रहने वाले हजारों लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद उन्हें बंकरों में छिपे रहने के निर्देश दे दिए गए। जेलेंस्की का आरोप है कि लिथुआनिया में हो रही नेटो की बैठक से चिढ़े पुतिन ने कीव पर कहर बरपाया, ताकि नेटो में यूक्रेन को शामिल न करने के लिए दबाव बनाया जा सके। यही वजह रही कि लिथुआनिया में हुई नेटो देशों की बैठक से पहले वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां खतरे की आशंका को देखते हुए जर्मनी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को इस बात का डर सताने लगा कि पुतिन नेटो की बैठक के दौरान लिथुआनिया में भी बवाल कर सकते हैं। यही वजह है कि लिथुआनिया के आसमान की सुरक्षा के लिए जर्मनी के डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को तैनात कर दिया गया, क्योंकि पुतिन पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को सबक सिखाएंगे। और लिथुआनिया में वो तमाम देश जुट चुके हैं जो पुतिन के खिलाफ माने जाते हैं। यही वजह है कि वहाँ हमले का खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए जर्मनी ने वहाँ पेट्रियट की तैनाती का फैसला ले लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन नेटो के एक बयान पर भड़क गया, क्योंकि रूस के पड़ोसी देश लिथुआनिया में नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किए गए उस बयान में चीन को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया। लेकिन यही बात चीन को चुभ गई और वो आग बबूला हो उठा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने नेटो पर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया। नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किए गए बयान में कहा गया कि चीन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन बताया गया कि इसी बात को लेकर चीन भड़क गया
खबर के मुताबिक यूरोपीय संघ में चीन के दूतावास ने एक बयान जारी कर नेटो के बयान की निंदा की। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि चीन ने नेटो को आंख दिखाते हुए यह तक कह दिया कि वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। नेटो की आलोचना करने में चीन का सरकारी मीडिया भी पीछे नहीं रहा। ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में अमेरिका को जंग शुरू करने वाला देश बता दिया। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हो सकते हैं। डीजी होमगार्ड ने उन्हें सस्पेंड करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे के खिलाफ जांच हुई थी, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सस्पेंड करने का आदेश खुद होमगार्ड विभाग के डीजी विजय कुमार मौर्य ने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मनीष दुबे के खिलाफ पुलिस जांच की भी सिफारिश कर दी। मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। मनीष दुबे के खिलाफ ज्योति मौर्य मामले के अलावा 2 और मामलों की जांच प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड को सौंपी गई थी। तीनों ही मामलों की जांच पूरी होने के बाद एक रोज पहले ही डीजी होमगार्ड को रिपोर्ट सौंपी गई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में भी की थी। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि महिला होमगार्ड के यौन उत्पीड़न के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। एक रोज पहले ही डीआईजी होमगार्ड ने मामले में जांच के बाद पूरी रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंपी, जिसमें होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे पर एक महिला होमगार्ड ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है, जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं। डीजी होमगार्ड की तरफ से इस मामले में पुलिस को एक्शन लेने की सिफारिश की गई, जिसके बाद मनीष दुबे के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। विवादों में नाम आने के बाद मनीष दुबे को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से महोबा ट्रांसफर कर दिया गया था। उधर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के सस्पेंड होने से पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को अदालत में झटका लग सकता है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य से तलाक के लिए अर्जी दायर की। हालांकि पिछले सुनवाई के दौरान वो कोर्ट पहुंची ही नहीं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य इस बात के इंतजार में थी कि मनीष दुबे पर होमगार्ड विभाग की जांच में क्या सामने आता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच कर रहे डीआईजी होमगार्ड को ज्योति के पति आलोक मौर्य ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और चैट दी थी। डीआईजी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मनीष पर एक्शन की तैयारी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि डीआईजी की जांच में आलोक मौर्य के आरोप बेबुनियाद नहीं पाए गए। अब कमांडेंट मनीष दुबे और ज्योति के रिश्तों की यही कहानी कोर्ट में भी ज्योति पर भारी पड़ सकती है, जिससे ज्योति मौर्य को झटका लग सकता है। इस बीच आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में ज्वालामुखी फटने से दहशत मच गई। बताया गया कि यहां कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा और वो आग उगलने लगा। इस ज्वालामुखी की खौफनाक तस्वीरें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वहां से जो वीडियो आया वो डराने वाला था। उसमें जमीन से धुएं का गुबार उठता दिखा, हर तरफ सिर्फ लावा ही लावा बहता नजर आया। आग उगलते ज्वालामुखी को देखकर इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लावा कई किलोमीटर के इलाके तक फैला दिखाई दिया। उसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस खौफनाक मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि ये ज्वालामुखी पिछले 2 साल में 2 बार फूट चुका है। उधर रूस से मिलती परमाणु हमले की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी न्यूक्लियर फुटबॉल दिखा दी और पुतिन को सीधी सीधी धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु बम दागा तो अमेरिका भी रूस पर अपना न्यूक्लियर बम फोड़ डालेगा। असल में अमेरिका की न्यूक्लियर फुटबॉल वाकई कोई फुटबॉल नहीं बल्कि एक ब्रीफकेस होता है और अमेरिका के खतरनाक परमाणु हथियारों का सारा कंट्रोल उसकी न्यूक्लियर फुटबॉल में ही होता है। इसलिए अगर जो बाइडेन उसे खोल दें तो दुनिया में लाशें ही लाशें बिछ सकती हैं। अमेरिका की ये न्यूक्लियर फुटबॉल लंदन में तब देखी गई जब ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ऋषि सुनक से मिलकर निकले। उनके निकलते ही पीछे पीछे अमेरिका की एक सैन्य अधिकारी दोनों हाथों में काला ब्रीफकेस पकड़े बाहर निकलती नजर आई। उनके सीधे हाथ में दिखा काला ब्रीफकेस अमेरिका की न्यूक्लियर फुटबॉल माना जाता है, जो उसके खतरनाक परमाणु जखीरे की चलती फिरती चाबी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ये न्यूक्लियर फुटबॉल हमेशा रहती है ताकि अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका परमाणु हमला कर सके। यही वजह है कि अपनी न्यूक्लियर फुटबॉल दिखाकर अमेरिका ने ये जताने की कोशिश की कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसके परमाणु बम फट पड़ेंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि स्वीडन को नेटो की सदस्यता के लिए हरी झंडी देते ही अमेरिका ने तुर्की को F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि नेटो में स्वीडन के शामिल होने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा तुर्की ही था। क्योंकि तुर्की का यह आरोप है कि स्वीडन कुर्द लड़ाकों को अपने यहां शरण देता है और इसी वजह से उसने स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई थी। हालांकि अमेरिका के दबाव में तुर्की स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने के लिए राजी हो गया और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की के इस कदम के बाद अमेरिका ने उसे F-16 लड़ाकू विमान देने की मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने 2021 में अमेरिका से करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फाइटर जेट और हथियार मांगे थे,
लेकिन अमेरिका ने उसे हथियार नहीं दिए। लेकिन जैसे ही तुर्की स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए राजी हुआ, वैसे ही अमेरिका भी उसे फाइटर जेट देने के लिए तैयार हो गया। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। दावा किया गया कि चीन इस बात से डरा हुआ है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी ताइवान की तरफ से जंग में कूद पड़ेगा। इसीलिए चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन के हाइनान प्रांत में मौजूद उसके नौसैनिक अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और दावा किया कि वहां 1 साल के अंदर बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया ताकि बड़े बड़े जंगी जहाजों को वहां तैनात किया जा सके। दावा किया गया कि हाइनान प्रांत में चीन की तैयारियों ने ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजाती, क्योंकि चीन का हाइनान प्रांत असल में एक द्वीप है जो उसके दक्षिण पूर्वी किनारे पर दक्षिण चीन सागर में मौजूद है और ताइवान की दूरी भी वहां से ज्यादा नहीं है। ऐसे में आशंका जताई गई कि ताइवान पर हमले के लिए चीन अपने उस नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा भी किया कि चीन से टक्कर लेने के लिए फिलीपींस ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। चीन का फिलीपींस के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद है। चीन लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है और इसी वजह से चीन और फिलीपींस एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिसके बाद चीन ने कई बार फिलीपींस को आंख दिखाई, लेकिन फिर भी फिलीपींस चीन के आगे नहीं झुका, बल्कि उसने अमेरिका के साथ चीन के करीब ही ड्रिल करके उसकी धमकियों का जवाब दिया। साथ ही फिलीपींस चीन से दो हाथ करने की भी तैयारी में जुट गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि इसके लिए फिलीपींस अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेगा। बताया गया कि चीन से निपटने के लिए फिलीपींस कई तरह की खतरनाक मिसाइलें खरीदेगा, ऐसी मिसाइलें जो चीन के होश उड़ा देंगी। इतना ही नहीं, चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए फिलीपींस अमेरिका से अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया ताकि चीन को हर हाल में सबक सिखाया जा सके। इधर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को वापस भेजने के लिए वहां के कुछ डाकुओं ने धमकी दे दी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक सीमा हैदर उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन के साथ रहने के लिए पाकिस्तान से नेपाल होते हुए 13 मई को भारत पहुंची थी, जिसके बाद से ही यह मामला सुर्खियों में है। और अब इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने सीमा हैदर को किसी भी कीमत पर वापस पाकिस्तान भेजने की चेतावनी दी और यह दावा किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो इसका बदला वो पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू महिलाओं से लेंगे। जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया उसका। इस वीडियो में वो बंदूकों और बमों की धौंस दिखाते भी नजर आए। ये गोला देख रहे हो, गोला मुंह से निकालेंगे। इस वीडियो में धमकी देने वाले लोग नकाब पहने नजर आए, जिन्होंने सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान लौटने की चेतावनी दी। लेकिन जब ये वीडियो सीमा हैदर को दिखाया गया तो उन्होंने इन लोगों की पहचान अपने पति गुलाम हैदर के रिश्तेदारों और दोस्तों के तौर पर की। सीमा हैदर ने दावा किया कि उनके पति ने ही उन्हें डराने के इरादे से ये धमकी भरा वीडियो बनवाया ताकि उन्हें दोबारा पाकिस्तान आने पर मजबूर किया जा सके। ये हैदर के गांव के हैं, मुंह बांध रखे हैं, मैं मुझे पता है। इस दौरान सीमा हैदर ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरह की धमकियों से नहीं डरने वाली। ये भारत है, डरने वाला नहीं, मैं सेव हूँ। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि उनके पति गुलाम हैदर के गांव के लोगों ने ही उन्हें इस तरह से धमकाने की कोशिश की ताकि उन्हें दोबारा पाकिस्तान बुलाया जा सके। हालांकि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर को जांच एजेंसियों की तरफ से अब तक क्लीन चिट नहीं मिली। आशंका जताई गई कि सीमा हैदर के जरिए पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच सकता है। इसी आशंका की वजह से इस महीने की शुरुआत में ही पुलिस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया था और फिर पुलिस और जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ में जुट गईं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा हैदर ने जांच एजेंसियों के सवालों के जवाब हिंदी में दिए। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने दावा किया कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जांच के दौरान हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी और सावधानी से दिया। और माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से जांच एजेंसियों का शक सीमा हैदर पर गहरा गया। यही वजह है कि उन्हें जांच एजेंसियों ने अब तक क्लीन चिट नहीं दी। उधर पाकिस्तान से आकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर के पति ने उनके आरोपों को नकार दिया। उन्होंने अपने पति गुलाम हैदर पर उन्हें जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था, लेकिन उनके पति गुलाम हैदर ने सीमा के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक दस्तावेज पेश कर दिया। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने न्यूज़ 18 को एक हलफनामा भेजा जिसमें सीमा की मर्जी से उनकी शादी गुलाम हैदर से होने की बात लिखी दिखी। इसके अलावा गुलाम हैदर ने यह भी आरोप लगाया कि सीमा ने उनसे तलाक लेने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने जो दस्तावेज न्यूज़ 18 को भेजा उसके मुताबिक दोनों की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। गुलाम हैदर ने दावा किया कि उस वक्त सीमा हैदर ने बिना किसी दबाव के उनसे शादी करने की हामी भरी थी। दूसरी तरफ सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन की शादी को कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाजायज बता दिया। उन्होंने सनातन रीति रिवाज से हुई सीमा हैदर और सचिन की शादी पर ऐतराज जताया, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक सीमा हैदर ने बगैर अपने पति को तलाक दिए भारत आकर सचिन से शादी की, जो इस्लाम के नियमों के हिसाब से सही नहीं ठहराई जा सकती। इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं करार दिया जाएगा। इसके अलावा सीमा हैदर के बगैर वीजा के भारत में आने पर जांच की भी मांग की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन की शादी सनातन रीति रिवाज के मुताबिक हुई। इसी वजह से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनकी शादी को अवैध बताया, जिसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजे जाने का डर सताने लगा। यही वजह है कि उन्होंने सरकार के उन्हें भारत में ही रहने देने की गुहार लगाई।
इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथ ही ये दावा किया कि वो पाकिस्तानी जासूस नहीं है, बल्कि वो अपने प्यार की वजह से पाकिस्तान से भारत आई। कि मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं यहाँ रह सकूं। मैं कोई जासूस नहीं। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम, भारत माता की जय। वहीं सीमा हैदर ने यह भरोसा भी दिया कि अगर भारत सरकार उनका समर्थन करती है तो वो एक अच्छे भारतीय होने का फर्ज निभाएंगी। और लगातार खबरों में बने रहने की वजह से यूपी के ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ गया। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन को 4 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 8 जुलाई को दोनों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में मौजूद सचिन के घर पहुंच गई। जिसके बाद उन दोनों को देखने और उनसे मिलने के लिए वहां सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। वहां देखते ही देखते इतने लोग पहुंच गए कि पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। सीमा हैदर जिस घर में यहाँ पर सचिन के रह रही है, ये रास्ता बंद किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। इसके बाद पुलिस ने सचिन के घर की तरफ जाने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखनी शुरू कर दी। इसके अलावा उन दोनों से मिलने वाले हर शख्स की जानकारी भी एक रजिस्टर में नोट की गई। उधर पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक कुछ आतंकियों ने उनके एक ठिकाने को निशाना बनाया और वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस जगह से धमाके की आवाज के साथ धुआं उठता नजर आया। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक कुछ आतंकियों ने उनके ठिकाने पर कब्जा करने की कोशिश की और उनके जवानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई, जिसमें उन्होंने 3 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें फायरिंग के बाद वहां की छत का एक हिस्सा हवा में उड़ता दिखा। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और हर घर की तलाशी ली गई। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक इस आतंकी हमले में उनके 4 जवान मारे गए, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई गई। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि वहां बढ़ते आतंकी हमलों के बाद ब्रिटेन ने वहां रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों से राजनीतिक प्रदर्शनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने को कहा और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के बढ़ते खतरे का हवाला दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन सरकार ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की उसमें वहां रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। इसके अलावा ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों को बलूचिस्तान के तटीय इलाकों और बॉर्डर इलाकों के पास यात्रा न करने के भी निर्देश दिए। ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों से वहां होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां भड़की हिंसा के दौरान भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। वहीं पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। खबर है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद इमरान खान पर एक बार फिर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इमरान खान के अलावा उनके करीबी रहे पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आरोप है कि वहां के चुनाव आयोग की तरफ से जारी चेतावनी के बावजूद ये दोनों उसके सामने पेश नहीं हुए। ये मामला पिछले साल का है, जब इमरान खान और फवाद चौधरी पर वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा और फिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि एक दूसरे मामले में जब इमरान खान 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, तब पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा भड़क गई थी। उधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि हज यात्रा से लौटे तालिबान के बड़े नेताओं पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के लड़ाके उन्हें निशाना बना सकते हैं, जिसने पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की नाक में दम कर रखा है। पिछले 1 साल में ISKP के लड़ाकों ने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन आतंकियों के निशाने पर हज यात्रा से लौटे तालिबान के बड़े नेता और वहां की सरकार के मंत्री हैं, जिन पर कभी भी आत्मघाती हमला हो सकता है। इस मुद्दे पर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों के पुलिस प्रमुखों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि ISKP के आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। खबर है कि हाल ही में वहां के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने हज यात्रा से लौटने पर जश्न में शक्ति प्रदर्शन किया था, तभी से ISKP के आतंकी बौखलाए हुए हैं। इस बीच रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक गांव में रहस्यमयी तरीके से आग लगने से खलबली मच गई। जंग के बीच अचानक वहां लगी आग ने रूस के भी होश उड़ा दिए, क्योंकि जिस तरह से कुछ ही वक्त में गांव के एक हिस्से में लगी आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, उसने वहां के प्रशासन को भी हैरान कर दिया। वहां लगी आग का जो वीडियो सामने आया उसमें ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग ने देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में गांव में बने सैकड़ों मकान आग में जलकर राख हो गए। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, दमकल कर्मी वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने आग पर पानी की बौछार की, लेकिन तब तक आग ने गांव के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। बताया गया कि जिस गांव में आग लगी वो मॉस्को से करीब 80 किलोमीटर दूर है और इसी वजह से वहां लगी आग ने खलबली मचा दी, क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन कई बार मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को ड्रोन से निशाना बना चुका है। इधर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में CBI की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।
वहां अवैध पार्किंग के लिए 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के 2 आरोपी पुलिस वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया। सीबीआई की टीम ने मंगोलपुरी इलाके में 2 पुलिस वालों को रिश्वत लेने के आरोप में दबोच लिया। हालांकि सीबीआई की इस कार्रवाई के दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि वहीं भीड़ के बीच खड़ी एक मोटरसाइकिल के पास 500 रुपए के कुछ नोट भी गिरे नजर आए। 50,000 रुपए रिश्वत लेता है कौन? पुलिस वाले, बीट वाले यहाँ के। अच्छा, हमारे से हर महीने सीबीआई से पकड़वाया आज हमने। आरोप है कि मंगोलपुरी थाने में तैनात 2 पुलिस वालों ने अवैध पार्किंग चलाने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत सीबीआई के ऑफिस में दर्ज कराई गई और फिर सीबीआई की टीम ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश के बीच एक खतरनाक मोड़ पर बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और वहां चीख पुकार मचने लगी। हालांकि सूचना मिलते ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया और सभी घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के सरकारी रोडवेज की बस नासिक से बुल्ढाना की तरफ जा रही थी और इसी दौरान वनी घाट के पास गहरी खाई में वो गिर गई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा था, जिसकी वजह से वो बस हादसे का शिकार हो गई। इस बीच बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी भिड़ गए, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी को पंचायत चुनावों में जीत हिंसा की वजह से मिली। बंगाल में पंचायत चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिली और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन नतीजों के बाद भी वहां हिंसा जारी रही और दक्षिण 24 परगना में तो बम तक चल गए। इस बीच पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की टीम बंगाल पहुंच गई, जो ममता सरकार पर जमकर बरसी। ये जीत खून से सनी हुई है, लेकिन ममता ने टीएमसी की जीत को जनता की जीत बताकर बीजेपी के आरोप खारिज कर दिए। কাউকে কোথাও কোনো ঘেরাও কোনো গন্ডগোল কোনো কিচ্ছু করতে अलाउ করিনি। बंगाल के पंचायत चुनाव में 60,000 से ज्यादा सीटों में आधे से ज्यादा पर टीएमसी का कब्जा रहा, जबकि बीजेपी के आंकड़े पिछली बार से दुगने हो गए। उधर पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी की सांसद देवश्री चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बीडीओ के ऑफिस में धावा बोल दिया। वहां पर उनके समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया। बीजेपी सांसद का आरोप था कि पंचायत चुनाव में उनके प्रत्याशी को गलत तरह से हराया गया, जिसका विरोध जताने वो लोग रायगंज पॉलिटेक्निक में बीडीओ ऑफिस में घुस गए और उन्होंने वहां अधिकारी की मेज पर रखे सामान को फेंक दिया। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों ने वहां रखे कुर्सी मेज को भी पलट दिया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच बीजेपी सांसद के सामने ही उनके किसी समर्थक ने बीडीओ पर कुर्सी फेंक कर मारी, लेकिन वहां मौजूद उस अधिकारी के सहयोगी ने उसे बचा लिया और वहां पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बीजेपी नेता और उनके समर्थकों को ऑफिस से बाहर निकाला। इससे पहले भी बीजेपी सांसद को वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे धक्का देकर बीडीओ ऑफिस तक पहुंच गई। इधर पटना में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए किसान सलाहकारों ने स्थायी करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार ने किसानों की मदद के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर किसान सलाहकारों की नियुक्ति की थी, लेकिन स्थायी करने की मांग पर वो विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। जो वीडियो सामने आया उसमें किसान सलाहकार बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया और वहां मौजूद लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। 10 साल से हम लोगों के साथ शोषण कर रही है, हम लोगों की स्थिति अत्यंत नाजुक है। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए किसान सलाहकारों की मांग है कि उनकी नौकरी पक्की की जाए। उधर उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब वो बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे, तभी उस मोटरसाइकिल ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई ई रिक्शा गुजरते नजर आए। इसी दौरान वो बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश करते दिखाई दी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े। उन्हें देखकर कई लोग वहां पहुंच गए और उन्हें फौरन उठाया। इस घटना में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच मध्य प्रदेश के हरदा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हुआ एक ट्रक सड़क पर पलट गया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो ट्रक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रहा था और तभी वो अचानक पलट गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रक तेज रफ्तार से अपनी बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद नाव का सहारा लेना पड़ा। करीब 1200 घर यहाँ पर हैं और उसमें हजारों लोग रहते हैं।
यहाँ यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। कुछ लोग छाती के ऊपर तक भरे पानी में घर का सामान निकालते दिखे, हालांकि उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी आ जाएगी, लेकिन काफी पानी आने लग गया है और हमने जो सामान रखा था वो धीरे धीरे जो है सारा गीला हो ही चुका है। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए इन इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए थे। बड़ी खबर आ रही है, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात से जुड़ी आसमान से बरस रही आफत से सबसे ज्यादा तबाही एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां के कई जिलों में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, सड़कें टूट गई, कई जगह उफनती नदी में पुल बह गए। हिमाचल के अलावा दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। वहां मनाली से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें बाढ़ से हुई बर्बादी का भयंकर मंजर दिखा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। क्योंकि वहां बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और पुल तिनकों की तरह बह गए। इतना ही नहीं, मनाली के एक इलाके में नेशनल हाईवे बीच से ही गायब हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई प्रलय आई हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बहने वाली एक नदी में उफान आने से पूरे इलाके में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की विकराल लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क, मकान, पुल सब बर्बाद दिखे। नदी में आए उफान ने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया, जबकि भारी बारिश के बाद कुछ हिस्सों में पहाड़ भी दरक गए, जिसकी वजह से लोगों पर दोहरी मुसीबत आ गई। और भारी बारिश ने मनाली नहीं, हिमाचल प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी हाहाकार मचा दिया। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ खिसकने और सड़कों के टूटने से हुई। नेशनल हाईवे भी इस आफत से नहीं बच सका और बारिश की वजह से कई जगहों पर शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे किसी झरने की तरह बन गया। वहां सड़क के नीचे की मिट्टी भारी बारिश में बह गई तो पहाड़ से नीचे आ रहा पानी हाईवे पर तेजी से बहने लगा। इसके अलावा कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी बन गए, जिनमें बारिश का पानी भर गया। इससे वहां गाड़ियों को चलाना बेहद खतरनाक हो गया। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आसमानी आफत ने पहाड़ खिसकने की घटनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है, दूसरे तरफ का रास्ता बंद है। पहाड़ खिसकने की वजह से सोलन में 2 दिन पहले भी भयंकर हादसे हुए। कई गाड़ियां बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों के नीचे दब गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिस वजह से कई मकान बह गए। फिलहाल क्रेन और मशीन की मदद से पत्थरों को हटाया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कई मकान तबाह हो गए और कई मकानों में दरार पड़ गई। यहाँ आप देख सकते हैं बादल फटने से कितना बड़ा पत्थर सड़क पे आ गया है। 2-3 मकान बह गए हैं। बाद में प्रशासन ने सड़क पर गिरे पत्थरों को क्रेन और मिट्टी खोदने वाली मशीनों की मदद से हटाया और आसपास के मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित जगह भेज दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के जन्नत कहे जाने वाले कुल्लू में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जो किसी की भी चीख निकाल दे। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल के कई हिस्सों में कोहराम मचा दिया और वहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। कुल्लू जिले से सामने आए एक वीडियो में बाढ़ के बाद बर्बादी का खतरनाक मंजर दिखा। वहां नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क का एक हिस्सा पानी में समा गया, जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पर ही फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदी में बहता पानी बार बार किनारे पर टक्कर मार रहा था, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा। पानी के जोरदार थपेड़ों ने किनारे पर बनी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया और इस वजह से सड़क का कुछ हिस्सा गायब हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में हुई आफत की बारिश ने मंडी में भी तबाही का तांडव किया और शहर में उथल पुथल मचाकर रख दी। वहां ब्यास नदी में आई बाढ़ ने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि कई मकान उसकी जद में आ गए और नदी में समा गए। पानी कम होते ही वहां हर तरफ तहस नहस हो चुके कई मकान दिखे। इतना ही नहीं, मकानों में रखा सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया। हालांकि जिनके घर पानी के थपेड़ों से बच गए वो भी रहने लायक नहीं रहे। मंडी में ब्यास नदी में आई बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। एक नदी में पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि एक आदमी फंसा नजर आया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की एक टुकड़ी वहां पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धारा को पार करता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जान पर खेलकर एनडीआरएफ जवान ने लहरों को पार किया और दूसरे छोर पर पहुंच गया। मदद के लिए पहुंचे एनडीआरएफ जवान को देखकर बाढ़ में फंसे शख्स की हिम्मत बढ़ गई। बाद में उसी रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे आदमी को एनडीआरएफ जवानों ने बचा लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौजूद चंद्रताल में पिछले 2 दिनों से फंसे करीब 300 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसकी वजह से चंद्रताल की ओर जाने वाले रास्ते बंद हो गए और वहां घूमने गए करीब 300 लोग फंस गए।
जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से बचाव अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस और आईटीबीपी की टीमें कुंजुम दर्रे से लेकर चंद्रताल तक जाने वाली सड़क पर मौजूद बर्फ को हटाने में जुट गई और 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 किलोमीटर की दूरी तक रास्ते से बर्फ हटा दी गई। 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है। बचाव अभियान में जुटी टीम के मुताबिक वहां तापमान में भारी गिरावट आ जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इनमें 31 लोगों की मौत तो पिछले 3 दिनों में हो गई। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल के ज्यादातर जिलों में कोहराम मचा दिया, क्योंकि भारी बारिश से एक तरफ जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गईं, तो दूसरी तरफ कई इलाके बाढ़ में डूब गए। इसके साथ ही राज्य की कई नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से नदियों के किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। कई गांव बाढ़ में डूब गए तो शहरों में बारिश का पानी सड़कों और पुलों के लिए काल बन गया। जहां तहां सड़कें या तो धंस गईं या पूरी तरह टूट गईं। कई पुल भी सैलाब के आगे नहीं टिक पाए। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश से बड़े बड़े पत्थरों और पेड़ों का गिरना भी जारी है। इस आफत से हिमाचल में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर जोरदार बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदी का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा और यमुना नदी के आसपास कई इलाके तो पानी में डूब गए। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो 1978 में रिकॉर्ड किए गए 207.49 मीटर से ज्यादा है। मतलब ये कि इस साल यमुना नदी के जलस्तर ने बीते 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहां पर आप मीटर देख रहे हैं, दरअसल वो जो है अब अपने उच्चतम स्तर पर है। 207.55 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में आपदा प्रबंधन से जुटी टीमों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। यमुना नदी के आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीमें भी यमुना नदी के किनारे तैनात कर दी गईं। और दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद निचले इलाकों में हाहाकार मचा दिया। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 1200 से ज्यादा मकान पानी में डूब गए और वहां रह रहे लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। यमुना बाजार इलाके में नदी का पानी इतना भर गया कि वहां के मकान आधे से ज्यादा डूब गए। गलियों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि वहां पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। करीब 1200 घर यहाँ पर हैं और उसमें हजारों लोग रहते हैं। यहाँ यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। कुछ लोग छाती के ऊपर तक भरे पानी में घर का सामान निकालते दिखे। हालांकि उनका ज्यादातर सामान बाढ़ के पानी में डूब गया। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी आ जाएगी, लेकिन काफी पानी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वैगनर ग्रुप से जुड़ी हुई। पुतिन से बगावत के बाद पहली बार सामने आकर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी दे दी। प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया कि वो एक बार फिर यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। प्रिगोजिन का दावा है कि उनके लड़ाके एक बार फिर जंग के मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। पिछले महीने पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए थे, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि प्रिगोजिन के साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन इन अटकलों के बीच वैगनर के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन सामने आया और उन्होंने फिर से जंग में कूदने की हुंकार भर दी। प्रिगोजिन ने ऐलान किया कि यूक्रेन के खिलाफ उनके लड़ाके एक बार फिर मोर्चा संभालेंगे और ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन के कई शहरों से खदेड़ कर ही दम लेंगे। पुलिस से बगावत के बाद पहली बार सामने आए प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाके इस दौरान युद्ध की तैयारी में जुटे थे। 5 августа пока по прогнозам ЧВК Вагнер полный। जिसका मतलब है कि पुतिन के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले प्रिगोजिन एक बार फिर यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाएंगे। हालांकि रूसी सेना से मतभेद की खबरों के बीच कुछ रोज पहले येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ रवाना हो गए थे, जिसके बाद पुतिन के साथ उनका समझौता हो गया और बाद में खबर आई कि पुतिन के कहने पर प्रिगोजिन ने बेलारूस में अपना नया ठिकाना बना लिया। लेकिन रूस से लौटने के बाद वो कहीं भी नजर नहीं आए थे। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि मध्य अफ्रीका में दखल बनाए रखने के लिए रूस ने वैगनर ग्रुप को काम करने की इजाजत दे दी, जबकि पिछले महीने वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों को देश से निकाल दिया था। लेकिन हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुतिन ने उन्हें मध्य अफ्रीका में फिर से काम करने की मंजूरी दे दी। मतलब ये कि प्रिगोजिन के खूंखार लड़ाके अफ्रीका में तैनात कर दिए जाएंगे। हांगकांग के अखबार ने दावा किया कि पुतिन को वैगनर की बगावत से ज्यादा चिंता उसके अफ्रीका में फैले करोड़ों के साम्राज्य की है, क्योंकि मध्य अफ्रीका के कई देश पूरी तरह से वैगनर ग्रुप के शिकंजे में हैं और पुतिन को इस बात का डर है कि वैगनर ग्रुप के हटते ही वहां रूस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की ने बेलारूस से लगने वाली सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि वैगनर ग्रुप की मदद से पुतिन बेलारूस के रास्ते उन पर हमला कर देंगे।
और ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि रूस के आदेश के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस चले गए थे और बेलारूस की सीमा यूक्रेन से लगती है, जिसका मतलब ये कि पुतिन का आदेश मिलते ही ये लड़ाके यूक्रेन पर धावा बोल देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ ये खबर भी आई कि पुतिन और वैगनर चीफ के बीच एक खुफिया डील भी हो चुकी है, जिसके बाद जेलेंस्की ने बेलारूस की सीमा की तरफ अपनी फौज की कई टुकड़ियां रवाना कर दी ताकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को किसी भी कीमत पर रोका जा सके। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत का अंजाम देखकर पुतिन के एक विरोधी ग्रुप ने रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमलों की तैयारी कर ली। कुछ दिनों पहले ही पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने बगावत की थी, लेकिन अब पुतिन के विरोधियों ने भी रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस ग्रुप ने कसम खाई कि जब तक यूक्रेन के सभी हिस्सों को रूसी फौज से आजाद नहीं करवा लिया जाएगा तब तक हमले जारी रहेंगे। यानी वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद अब रूसी सेना की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। बताया गया कि ये ग्रुप जंग की शुरुआत से ही पुतिन के विरोध में खड़ा है और यूक्रेन की हर तरीके से मदद कर रहा है। दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्रद शहर में हुए धमाके भी इसी ग्रुप ने किए थे, लेकिन अब खबर है कि इस ग्रुप ने रूसी सेना पर बड़े हमलों की तैयारी कर ली। इधर मध्य प्रदेश के हरदा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू हुआ एक ट्रक सड़क पर पलट गया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो ट्रक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रहा था और तभी वो अचानक पलट गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रक तेज रफ्तार से अपनी बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। लेकिन कई बार पलटने के बाद वो ट्रक सीधा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस ट्रक में सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस दौरान वहां हादसे की जगह से गुजर रही गाड़ियां ट्रक के बगल से सावधानी से गुजरती दिखाई दी। उधर राजस्थान के भरतपुर जिले में कुछ बदमाशों ने पुलिस हिरासत में एक गैंगस्टर की फिल्मी अंदाज में गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मारे गए गैंगस्टर पर बीजेपी नेता कृपाल जगीना की हत्या का आरोप था और इसी मामले में पुलिस उस गैंगस्टर कुलदीप जगीना को जयपुर से भरतपुर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आ रही थी। पुलिस ने बताया कि अमोली टोल प्लाजा पर जब उनकी बस रुकी तो वहां कई गाड़ियों से आए 7 से 8 बदमाश उस बस पर चढ़ गए और उन्होंने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गैंगस्टर कुलदीप की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में उस बस पर गैंगस्टर कुलदीप के साथ मौजूद दूसरे बदमाश विजयपाल को भी गोलियां लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दावा किया कि उस टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी वीडियो के आधार पर वारदात को अंजाम देने वालों में 2 की पहचान कर ली गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जिलों में नाकेबंदी भी कर दी गई और उनकी तलाश में टीमें रवाना की गई। जानकारी के मुताबिक भरतपुर में पुलिस हिरासत में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या करने वाले आरोपियों का सामना जैसे ही पुलिस से हुआ, दोनों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपी बदमाशों को पकड़ने का दावा किया। क्योंकि पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों पर कुछ घंटे पहले ही पुलिस हिरासत में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या को अंजाम देने का आरोप था और पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस ने बताया कि तभी इन बदमाशों की उन्हें लोकेशन मिली, जिसके आधार पर नीले रंग की कार में सवार उन बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश में पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन लोगों पर गोलियां चलाई और पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने इस मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपी बदमाशों को पकड़ने का दावा किया। उधर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की एक बैठक के 24 घंटे के अंदर उनके दुश्मन उत्तर कोरिया ने एक नया मिसाइल टेस्ट कर डाला। एक दिन पहले तीनों देशों की सेनाओं के टॉप जनरल उत्तर कोरिया से लड़ने की तैयारी पर बात करने के लिए मिले, मगर उनकी मुलाकात खत्म होते ही किम जोंग उन ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी और अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को ठेंगा दिखा दिया। उन्हें जता दिया कि वो उत्तर कोरिया से निपटने की प्लानिंग करते रह जाएंगे और उत्तर कोरिया उन पर हमला कर डालेगा। बताया गया कि उत्तर कोरिया की मिसाइल 74 मिनट में 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जापान के पास समंदर में गिर गई। 3 महीनों में यह उत्तर कोरिया का पहला मिसाइल टेस्ट है। हालांकि उसका मिसाइल टेस्ट करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद ही टेस्ट कर डाला। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि अमेरिका उसकी हवाई सीमा में अपने विमान उड़ाकर उसकी जासूसी कर रहा है। इस पर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो उसके ऐसे विमान मार गिराएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को धमकी दी कि उत्तर कोरिया की सीमा में घुसने वाले अमेरिकी विमानों को खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। किम जोंग उन की बहन ने आरोप लगाया कि अमेरिका के जासूसी विमान 8 बार उत्तर कोरिया के प्रतिबंधित जोन में घुसने की कोशिश कर चुके हैं और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने फिर अपने जासूसी विमान उनकी सीमा में भेजने की कोशिश की तो अमेरिका को इसके खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे और उत्तर कोरिया उनके जासूसी विमानों को मार गिराएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम यो जोंग ने अमेरिका के जासूसी विमानों पर अपने देश के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि अमेरिका की ये हरकत उत्तर कोरिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के घुसपैठ के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं शेयर बाजार में पिछले 2 दिन से जारी तेजी का सिलसिला तीसरे दिन थम गया। शेयर बाजार में सुस्ती छाई रही और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बने रहे।
और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 65,394 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 56 अंक गिरकर 19,382 पर बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, टेलीकॉम और बैंकिंग के शेयरों में दर्ज की गई। हालांकि रियल्टी और फार्मा शेयरों में तेजी का दौर जारी रहा। उधर भीषण जंग में पुतिन की सेना को हराने के लिए ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी यूक्रेन की मदद करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर ऐलान किया कि जल्द ही यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन अपनी घातक और खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन इस बीच फ्रांस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि जल्द ही यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली स्कैल्प मिसाइलें दी जाएंगी। France a soutenu cet agenda. C'est aussi un message très fort de soutien à tous les membres de l'Alliance. और इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में पुतिन की फौज के खिलाफ करेगा, जो 250 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। वहीं फ्रांस के इस फैसले का रूस ने खुलकर विरोध जताया। क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें फ्रांस को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे दी गई। इस बीच रूस ने तुर्की को यह चेतावनी दे दी कि जंग में यूक्रेन की मदद करना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री ने तुर्की को इस जंग से दूर रहने की धमकी दी और यह साफ कर दिया कि तुर्की ने अगर यूक्रेन को मदद देना जारी रखा तो जंग और भीषण होगी। असल में तुर्की की समुद्री सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से लगती है, जिसका मतलब ये कि तुर्की के न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस से भी अच्छे रिश्ते हैं। और इन्हीं रिश्तों का हवाला देते हुए रूस ने उसे जंग में यूक्रेन की मदद न करने की सलाह दी। तुर्की न सिर्फ यूक्रेन को बारकताश TB2 ड्रोन देता आया है, बल्कि उसने इन ड्रोन की एक फैक्ट्री यूक्रेन में लगाने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद रूस ने इसे घातक बताते हुए तुर्की को अपना फैसला बदलने की चेतावनी दे डाली। लेकिन तुर्की ने पुतिन की इस धमकी को हवा में उड़ा दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी करते हुए यह दावा किया कि तुर्की ने यूक्रेन में अपनी ड्रोन बनाने की फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। तुर्की ने कुछ दिन पहले ही इस ड्रोन की एक फैक्ट्री यूक्रेन में लगाने का ऐलान किया था। और अब पश्चिमी मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी करते हुए यह दावा किया कि इस फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन इस्तेमाल करता आया है और उसका दावा है कि उसने तुर्की के इन ड्रोन के जरिए रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। पर जैसे ही इसकी सप्लाई में दिक्कत आई, तुर्की ने ड्रोन की एक फैक्ट्री यूक्रेन में लगाने का ऐलान कर दिया। तुर्की का मानना है कि अगर ये ड्रोन यूक्रेन में ही बनेंगे तो जंग में ज़ेलेंस्की की फौज के लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे। यही वजह है कि रूस की सुरक्षा से जुड़ी समिति के मुखिया विक्टर बोदरेव ने तुर्की को दुश्मन देश करार दे दिया। ये बयान उन्होंने रूस की सरकारी मीडिया तास को दिए एक इंटरव्यू के दौरान दिया और उनका यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तुर्की का दौरा करने के ठीक बाद आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि तुर्की लगातार रूस को भड़काने वाले कदम उठा रहा है और इसीलिए उन्होंने तुर्की को दुश्मन देश बता दिया। जबकि जंग के कुछ महीनों बाद ही तुर्की ने रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश की थी। कहा जाता है कि तुर्की की पहल पर ही रूस ने काला सागर की किलेबंदी को खोल दिया था और यूक्रेन का अनाज दूसरे देशों तक जाना शुरू हो गया था। लेकिन इसके बाद तुर्की ने यूक्रेन को खतरनाक बारकताश ड्रोन दे दिए, जिसने जंग में रूसी सैनिकों की मुसीबत बढ़ा दी। इसके साथ ही तुर्की हर कदम पर यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इसी बात से बुरी तरह भड़के रूस की सुरक्षा से जुड़ी समिति के मुखिया विक्टर बोंदरेव ने तुर्की को दुश्मन देश तक बता दिया। उधर नेपाल से टमाटरों की तस्करी करने की खबर आई, क्योंकि भारत में इन दिनों टमाटर के दाम काफी बढ़ गए, जबकि नेपाल में टमाटर काफी सस्ते दाम में बिक रहे हैं। और इसी वजह से कुछ लोग नेपाल से भारत में टमाटरों की तस्करी करने में जुट गए, जिससे वहां से लाए गए सस्ते टमाटरों को यहां ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। बताया गया कि इसके लिए वो बिहार के रास्ते धड़ल्ले से टमाटरों की तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि वहां के पूर्वी चंपारण जिले का रक्सौल शहर नेपाल बॉर्डर के बेहद करीब है। इसीलिए टमाटरों की तस्करी करने वाले लोग उस रास्ते से घोड़ा गाड़ी के जरिए टमाटरों की तस्करी करने में जुट गए और यहाँ से कई राज्यों में इनकी सप्लाई की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी, जबकि उनमें एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों पर एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने का आरोप है, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें पेट्रोल पंप के अंदर पिस्तौल से लैस 3 बदमाश मारपीट करते दिखाई दिए। CCTV वीडियो में 2 बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे दिखे तो एक पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहने नजर आया। वहीं लूट के दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारी बदमाशों से जूझते दिखाई दिए। बाद में पिस्तौल के दम पर बदमाश वहां रखे 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद वहां की पुलिस एक्शन में आई और मुठभेड़ के दौरान उनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए टीमें लगी हैं, जल्द ही उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 देसी पिस्तौल और लूट के 15,000 रुपए बरामद हुए। इस बीच मुंबई के करीब वसई में हुए हादसे में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया था।
जिसमें वो कार उस स्कूटर को जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। उस कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद स्कूटर सवार दोनों लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे, जबकि उस स्कूटर के परखचे उड़ गए। घटना को अंजाम देकर ड्राइवर रुकने के बजाय गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 48 घंटे के अंदर ही आरोपी को धर दबोचा। गाडीचा नंबर नव्हता, त्या मार्गावरील आपण सगळे सीसीटीव्ही फुटेज चेक केल्यानंतर आरोपी आपल्याला मिळून आलेले थे। पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और इस मामले में पूछताछ शुरू कर दी। उधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग 2016 में पंजाब में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड की तरह ही बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है, क्योंकि पंजाब की जेलों में बंद उसके गुर्गे भागने की फिराक में। और इसके लिए लॉरेंस गैंग 2016 में पंजाब की नाभा जेल तोड़कर फरार हुए गैंगस्टरों की तरह ही बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, क्योंकि नाभा जेल ब्रेक कांड में वहां बंद कई गैंगस्टर्स जेल पर हमला कराकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक उसी तरह लॉरेंस गैंग भी पंजाब की जेलों में बंद अपने गुर्गों को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है और पंजाब की फिरोजपुर, बठिंडा, मानसा, लुधियाना और गुरदासपुर जेल उसके निशाने पर है। इससे पहले एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी बताया था कि लॉरेंस गैंग के 50 से ज्यादा बदमाश पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद हैं और उन्होंने ही जेल के अंदर से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची थी, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां लॉरेंस के गुर्गों की निगरानी के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गईं। इस बीच दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक महिला के शव के कई टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। किसी ने उस इलाके में 2 संदिग्ध बैग पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी टीम के साथ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचे और जहां उन्हें 2 संदिग्ध बैग पड़े होने की जानकारी दी गई थी, वहां उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्हें यमुना नदी के किनारे झाड़ियों में 2 काले रंग की पॉलिथीन में शव के कई टुकड़े बरामद हुए। पुलिस ने उन टुकड़ों में मिले सिर के बाल लंबे होने से शव महिला का होने की आशंका जताई और पॉलिथीन में मिले शव के उन टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अभी पता नहीं लग पा रहा मेल है फीमेल है, लेकिन क्योंकि बाल लंबे तो मान के चल रहे हैं कि फीमेल होनी चाहिए। आशंका जताई गई कि कई महीने पहले महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही इस वारदात को भी अंजाम दिया गया और शव को ठिकाने लगाने के लिए पॉलिथीन में उसके टुकड़ों को भरकर फेंका गया। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराक को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अपने देश में मौजूद कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले, वरना ईरान उनके खिलाफ अपनी सेना उतार देगा। क्योंकि इराक में रहने वाले कुर्द लड़ाकों को ईरान आतंकी मानता है और ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहां हमले करते हैं। हालांकि मार्च महीने में दोनों पड़ोसियों ने सीमाओं की सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया था, जिसके तहत इराक को अगस्त महीने के अंत तक कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों पर रोक लगानी है। लेकिन उस समय सीमा के खत्म होने से पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि अगर इराक ने जल्द से जल्द कुर्द लड़ाकों पर लगाम नहीं लगाई तो वो उनके खिलाफ अपनी फौज उतार देगा। इस बीच इजरायल ने फिलिस्तीन में मौजूद चरमपंथी संगठन हमास को मौत की नींद सुलाने की धमकी दे डाली। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायलियों पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके कातिलों को या तो जेल मिलेगी या सजाए मौत। पीएम नेतन्याहू ने हमास और उसके मददगारों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी इजरायली नागरिक की जान ली तो फिर उसे इसका अंजाम भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनके नागरिकों की मौत के कातिलों को बख्शने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इजरायल के पीएम ने चेतावनी दी कि आतंकी चाहे जहां हो उनके ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इजरायल अपने टारगेट को ढेर करने का वक्त और जगह खुद तय करेगा। इससे पहले इजरायल की सेना ने जनीन में हमास से जुड़े 12 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था, जिसके बाद पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि वो वहां मौजूद चरमपंथियों को ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फिलिस्तीन ने यरूशलेम में इजरायल के नई बस्तियां बसाने के प्लान को खारिज कर दिया। बताया गया कि इजरायल पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों के लिए करीब 500 मकान बनाने की तैयारी में था। लेकिन फिलिस्तीन ने इजरायल के फैसले का विरोध किया और आरोप लगाया कि इजरायल ऐसा करके पूर्वी यरूशलेम पर अपने कब्जे को जायज ठहराना चाहता है। बताया गया कि इजरायल पूर्वी यरूशलेम में यहूदियों के लिए 450 नए मकान बनाने की तैयारी में था। पूर्वी यरूशलेम वो जगह है जहां पर फिलिस्तीनी बहुसंख्यक है। माना जा रहा है कि वहां यहूदियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से ही इजरायल ने मकान बनाने की तैयारी की, लेकिन फिलिस्तीन के विरोध की वजह से उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। ब्रेकिंग न्यूज है, पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है। चुनावों में हिंसा के मुद्दे पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया, साथ में तल्ख टिप्पणी भी की। खबर है कि अगर राज्य सरकार हिंसा को काबू न कर पाए तो यह बेहद गंभीर मामला है। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, तो अब क्या होगा? देखिए, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की ये पिटीशन थी जिस पर ये सुनवाई चल रही थी। कई वीडियो दिखाए गए, चीफ जस्टिस की बेंच थी जहां पर ये अनियमितता के आरोप लगे चुनाव के दौरान और हिंसा की भी वीडियोस दिखाए गए, जिसके बाद जो चीफ जस्टिस की बेंच है उन्होंने मांग की है कि 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी मामले में। और इस बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से उनके जवाब मांगे हैं, साथ ही साथ
सभी जो वीडियोज हैं उनकी कॉपी मांगी है कोर्ट ने। तो इस मामले पे अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी, जब आगे इसको क्या करना है इस पर फैसला सुनाया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। शुक्रिया आशिका आपका। अमेरिका के लास वेगस में एक महिला को बंधक बनाने के आरोप में एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने महिला को एक होटल में बंधक बनाकर रखा था, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद उस महिला को बचाने का काम शुरू किया गया। पुलिस ने उस आदमी से महिला को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिसके बाद उसने होटल की खिड़की से बाहर की तरफ कई चीजें फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम कमरे में घुस गई और आरोपी को धर दबोचा। बताया गया कि आरोपी के पास हथियार भी मिले, हालांकि उस महिला को कोई चोट नहीं पहुंची और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। उधर स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना पर तालिबान आग बबूला हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान ने स्वीडन से सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया और तालिबान ने कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान ने स्वीडन से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले ईरान, इराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने स्वीडन के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक आदमी ने कुरान का अपमान किया था, जिसकी इजाजत उस शख्स को वहां की एक अदालत ने दी थी। हालांकि बाद में स्वीडन की पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की। इधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती की एक मरीज के खाने में छिपकली होने का दावा किया गया, जिसके बाद पूरे अस्पताल में यह खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते अस्पताल में हड़कंप मच गया, क्योंकि मरीज के परिजनों ने जिस खाने में छिपकली निकली थी उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने में जुट गया, जबकि इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों के परिजनों में गुस्सा भड़क गया और वो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करने लगे। अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि एक प्राइवेट मेस मरीजों के लिए खाने की व्यवस्था करती है, जिसकी लापरवाही की वजह से खाने में छिपकली मिली। उधर अमेरिका का पुराना दुश्मन और उसका पड़ोसी क्यूबा अपने बगल में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने से बुरी तरह भड़क गया। अमेरिका के इस एक्शन से क्यूबा को साजिश की बू आने लगी। उसने दो टूक कह दिया कि अमेरिका क्यूबा को उकसाकर उनकी दुश्मनी को बढ़ाना चाहता है। क्यूबा भले ही अमेरिका के सामने छोटा देश हो, लेकिन इस छोटे से देश के पीछे अमेरिका के बड़े बड़े दुश्मन खड़े हैं, जिनमें रूस से लेकर चीन और ईरान शामिल हैं। रूस तो क्यूबा का पुराना जिगरी है और अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते। क्यूबा ने दावा किया कि 5 से 8 जुलाई तक अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी ग्वांतनामो बे में उसकी नौसेना के अड्डे पर तैनात रही। हालांकि अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने अपने मीडिया को बताया कि वो पनडुब्बी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए निकली थी और कुछ वक्त के लिए रास्ते में रुकी थी। पर यहाँ बात सिर्फ पनडुब्बी की नहीं बल्कि ग्वांतनामो बे की भी है, क्योंकि क्यूबा के दक्षिण पूर्व में मौजूद ग्वांतनामो बे उसके और अमेरिका के बीच विवाद की जड़ है। क्यूबा उसे अमेरिका से वापस भी मांग चुका है। ये नफरत का असर कब तक रहेगा? ये नफरत का असर कब तक रहेगा? नगर सहमा हुआ कब तक रहेगा? 100 बात की एक बात कही सुनीता ने, हकीकत जान जाएगा तुम्हारी, जमाना बेखबर कब तक रहेगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।